नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएसई बोर्ड ने अभी जो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया है, इस एनसीईआरटी के सिलेबस की प्रश्नावली 1.3 का आज हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए साथियों, मैं चाहूं तो इस प्रश्न को आपको सिर्फ 3 मिनट में पूरा सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हो। इसलिए आपको इस प्रश्न को करने से पहले आपको ये 3 परिभाषाएं पता होनी चाहिए। उसके बाद में यह प्रश्न आपके दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। चलिए पहली परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। पहली परिभाषा है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यदि मैं यह प्रश्न आपसे पूछूं तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्या है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे ऐसी संख्या है जिन्हें A/B के रूप में लिखा जा सके, लेकिन B बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहते हैं। तो साथियों, ये अलग अलग कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हुए, लेकिन यही प्रश्न यदि मैं बोर्ड के एग्जाम को टॉप करने वाले स्टूडेंट से पूछूंगा तो वो सिर्फ इतना ही कहेगा, ऐसी संख्या है जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस यही फर्क है आप में और टॉप करने वाले स्टूडेंट्स में। तो आपको यदि टॉप करना है तो आपको भी इसी प्रकार से अपने माइंड में कंसेप्ट सेट करने होंगे। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या है जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या है। चाहे उसे A/B के रूप में लिखो, चाहे उसे P/Q के रूप में लिखो, चाहे आप उसे 2/3 के रूप में लिखो, कैसे भी लिखो, यदि आपने भिन्न के रूप में लिखा है तो वो परिमेय संख्या है। अब इसमें ज्यादा आपको याद करने की क्या जरूरत थी। चलिए एक एक करके मैं आपको पूरी परिभाषाएं बताऊंगा, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह पूरे नोट्स मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर देने वाला हूं। तो अभी तक भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया, सीधा आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। तो परिमेय संख्या की परिभाषा है, ऐसी संख्या है जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जो हर होता है वहां पे 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या है। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पे मैं 3/4 लिखता हूं। अब देखिए साथियों, यहां पे जो 4 लिखा हुआ है, यानी नीचे आपके 0 कभी नहीं आना चाहिए, और यदि आप उसे भिन्न के रूप में लिखोगे तो वो परिमेय संख्या है, सीधी बात है। चलिए दूसरी परिभाषा है, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यानी दूसरी परिभाषा क्या है? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी दो संख्या, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सह अभाज्य, यानी साथ होने चाहिए। एक संख्या की बात नहीं की जा रही है, दो संख्याओं की बात की जा रही है। ऐसी दो संख्या है जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, और दूसरी इसकी शर्त है, ऐसी कोई भी एक संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका उन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, यही सहभाज्य संख्या है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाता हूं। जैसे यहाँ पे 3 और 4 ये दो संख्या है। अब इस दो संख्याओं को ध्यान से देखिएगा, इस परिभाषा में कहा गया है जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, न तो 4 का भाग 3 में जाना चाहिए, न ही 3 का भाग 4 में पूरा पूरा जाना चाहिए। तो यह क्या है? पहली शर्त है। और दूसरी इसने शर्त कही है, एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। यानी एक का तो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन उसके सिवाय ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका 4 में भी पूरा भाग जाए और 3 में भी पूरा भाग जाए। तो ये क्या हो गया? आपके सहभाज्य संख्या होगी। इसमें आपको याद क्या करना? पहली शर्त है जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, और दूसरी शर्त है एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या का इन दोनों संख्याओं में पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, वही सहभाज्य संख्या है। और यदि किसी अन्य संख्या का पूरा भाग जाता है तो वह सहभाज्य संख्या नहीं होगी। बस कंसेप्ट क्लियर। चलिए अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपके प्रमेय 1.3, जो आपके इस प्रश्न में काम आएगा। प्रमेय 1.3 में क्या कुछ कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि मान लीजिएगा P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? अभाज्य संख्या है। और उसके बाद में कहा गया है, यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। अब ये क्या है कि कंसेप्चुअल, यानी जो अपने गणितज्ञ है उन्होंने ये परिभाषा दी है, लेकिन मैं आपको इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाता हूं। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A²। यदि P का A² में भाग जाता है तो इसका मतलब P का किसमें? A में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 4। अब यदि 4 में 2 का पूरा भाग जाता है,
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो मैंने 4 लिखा है, अब इसका स्क्वायर करिए। पहली शर्त का गया स्क्वायर करिए। यदि इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रमेय लग रहा है, 1.3। अब देखिए 4 का स्क्वायर करिए, कितना होता है 16। अब इसमें 2 का भाग दीजिए, क्या पूरा पूरा जाता है, 8 बार पूरा पूरा जाता है। अब यह प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे सिर्फ 4 लिखे, क्योंकि स्क्वायर को हटा दिया है, उसके बाद में सिर्फ क्या लिखा है, a लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4। चलिए यहाँ पे 4 लिखा, उसके बाद में 2 का भाग देंगे। अब देखिए 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो यही प्रश्न कह रहा है। इसमें प्रमेय में क्या कहा गया, यदि किसी संख्या के वर्ग में यदि अभाज्य संख्या का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी अभाज्य संख्या का पूरा भाग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह पूरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है, प्रूव करना है। चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक विधि काम में लेनी होगी, और उस विधि का नाम है विरोधोक्ति विधि। विधि का क्या नाम है, विरोधोक्ति विधि। अब मैं आपको बताता हूं कि विरोधोक्ति विधि किसे कहते हैं, सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, और उसके बाद में इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, वहां कोई एक दूर लड़की खड़ी है, और उस लड़की ने लड़कों की तरह क्या कर रखे है, हेयर कट कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं, लड़कों की तरह क्या कर रखे हैं, हेयर कट कर रखे हैं। और यहाँ पे कुछ लड़के खड़े हैं, उसमें से आधे लड़के कह रहे हैं कि वो लड़का है, जबकि आधे लड़के कह रहे हैं कि वो लड़की है। तो इस स्थिति में विरोधाभास की स्थिति हो गई, क्योंकि आधे कह रहे लड़का है और आधे कह रहे लड़की है। तो अब इस स्थिति में क्या करें, तो हमने माना कि वो लड़का है। हमने क्या माना, लड़का है। तो लड़के के हिसाब से जब हमने चेक करना स्टार्ट किया, जब हमने लिंक चेक किया, तो पता चला कि वो तो लड़की है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, हमने तो माना था लड़का, लेकिन वो क्या निकली, लड़की निकली। इसका मतलब यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति होगी ना। ठीक इसी प्रकार से आपको प्रश्न में भी इस विधि को काम में लेना है। और यदि हम मानते कि लड़का है, और यदि वो लड़का ही निकल जाता, तो कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं होती, जो माना वो सही था। लेकिन वहां पे क्या निकल रही है, लड़की निकल रही है। तो इसी प्रकार से आपको इस विधि को इस प्रश्न में यूज करना है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कहा गया है √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम क्या मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या हो जाती है, तो कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं होगी। और यदि परिमेय संख्या नहीं निकलती है, तो फिर क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हल, यहाँ पे माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी विधि से माना हमने, परिमेय संख्या क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, विरोधोक्ति विधि। तो यहाँ पे कोष्टक में लिखते हैं विरोधोक्ति विधि, विरोधोक्ति विधि। अब ध्यान से देखिएगा, यदि ये परिमेय संख्या है, तो इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या को हमेशा भिन्न के रूप में लिखा जाता है। चाहे आप उसे a/b के रूप में लिखो, p/q के रूप में लिखो, 3/4 के रूप में लिखो, किसी के रूप में लिखो। यदि आपने भिन्न के रूप में लिखा है, तो वो परिमेय संख्या है। चलिए भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a और b सह अभाज्य संख्या है। a और b कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, जहां b ≠ 0। यहां पे आपको पता चला कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, याद है ना आपको। ऐसी दो संख्या है जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वो सहअभाज्य संख्या है। यदि किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा, तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए वर्ग करते हैं। √5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a/b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, √5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, घात 2 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पे आपके घात 2 लिखी हो और अंदर अंडर लिखा हुआ, इसका मतलब ये अंडर और ये घात 2 कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा आपके 5। ये तो सीधा तरीका है, आपको यही तरीका काम में लेना है। लेकिन कुछ जो बोर्ड एग्जाम को टॉप करने वाले स्टूडेंट है, वो पूछेंगे सर ये कैसे करता है, तो ध्यान से समझिए, आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, अंडर रूट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है,
1/2। अंडर रूट को किस रूप में लिख सकते हैं? 1/2 के रूप में। तो चलिए यहाँ पे 5 का 5 और यहाँ पे अंडर रूट की जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी घात 1/2। उसके बाद में कोष्टक और ऊपर कितना लिखा हुआ है? 2। अब देखिएगा कोष्टक के अंदर और कोष्टक की बाहर 2 घातें हैं, इनका आपस में क्या होता है? गुणा। चलिए करते हैं 5 1/2 गुणा 2। अब यहाँ से देखिए गुणा करते समय 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा आपके? 5 की घात 1 यानी आपके क्या बचा? 5। इसका मतलब आपको समझ में आया कि शेष तो आपके क्या बचेगा? जब घात 2 लिखी हो और अंदर अंडर रूट लिखा हो, दोनों को काटिए, शेष आपके क्या बचेगा? 5। यह मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब इसको क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं यानी मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है क्या आएगा? यहाँ पे घात 2 लिखी हुई है, अंडर रूट 5 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके क्या बचेगा? 5। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और b का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे b का क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। चलिए इधर पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 5b, यहाँ पे क्या करेंगे? भाग में, तो इधर किस में आएगा? गुणा। तो 5b² बराबर यहाँ पे क्या बचा है? शेष a²। अब ध्यान से देखिएगा, इस 5 को हम क्या करेंगे? इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे किस में? गुणा में, तो इधर जाते किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा b², शेष आपके क्या बचा? b² और 5 इधर क्या आ गया? भाग में आ गया क्योंकि यहाँ पे गुणा में, तो a² बट्टे क्या हो जाएगा? 5। यह आपके क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था प्रमेय 1.3, याद है ना आपको? जिस भी संख्या के ऊपर वर्ग लिखा हो और नीचे आपके अभाज्य संख्या लिखा हो, वहां पे आपके क्या लगता है? प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा, a² 5 से विभाज्य है, यानी a² में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। विभाज्य का मतलब पूरा पूरा भाग जाता है। अब आगे देखिएगा, इसलिए a भी 5 से विभाज्य है। a भी किससे है? 5 से विभाज्य है। ये आपके कथन नंबर क्या हो गया? a। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे कहा गया है a भी 5 से विभाज्य है, यानी a में भी 5 का भाग जाता है। तो यहाँ पे एक नई संख्या जनरेट करनी है, आप स्वयं को करनी होगी। कैसे करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए साथियों, 5 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है? 5 में जाता है, 10 में जाता है, 15 में जाता है, 20 में जाता है, अब 25 में भी जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, जिस भी संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है उसमें एक संख्या आपके 5 होती ही है। इसी प्रकार से जिस भी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उसमें एक संख्या 8 होती ही है। उसी प्रकार से जिस भी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उसमें एक संख्या 2 होती ही है। देखिए समझाता हूं, यहाँ पे देखिए 5 का भाग इसमें 5 में जाता है, आपको पता ही है, तो यहाँ पे 5 तो होगा ही होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके 1 है, यहाँ पे देखिए इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 5 लिख लिया और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखिए 5 गुणा 3, यहाँ पे देखिए 5 गुणा 4, यहाँ पे देखिए 5 गुणा 5। अब यहाँ पे आपको कुछ जादू दिख रहा है? दिख रहा है क्या जादू? ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5, यानी जिसमें भी 5 का भाग जाता है उसमें एक बार 5 तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे संख्या चेंज हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रही है? संख्या चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपके 5 तो एक आएगा ही आएगा। अब आगे मैं समझाता हूं। देखिए जैसे यहाँ पे 500 है, 500 में 5 का भाग कितने बार जाएगा? 100 बार जाएगा। इसका मतलब 5 का भाग इसमें जा रहा है, तो इसमें भी 5 आपके एक बार लिखा ही जाएगा। कैसे? जैसे 5 गुणा आपके क्या आ जाएगा? 100, यानी जिस भी संख्या में 5 का भाग जाता है वहां पे आप 5 लिख सकते हो। तो देखिए अब a में भी क्या जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है, तो a की वैल्यू क्या होगी? a बराबर क्या हो जाएगा? 5 की जगह 5, क्योंकि 5 का भाग जा रहा है और यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या? कौन सी संख्या? c मान लेते हैं। आप इसे d मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। c की जगह आप कुछ भी वैल्यू रखेगा उसमें 5 का भाग हमेशा ही जाएगा। बात आई आपको यहाँ तक समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। a का मान अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा b² की जगह b²। अब यहाँ पे देखिए a² की जगह क्या रखना है? 5c, तो यहाँ पे रखते हैं 5c का स्क्वायर बट्टे में क्या है? 5, 5 का 5 रखते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? b² की जगह b², नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? b² बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5c, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और उसके बाद में c का स्क्वायर बट्टे क्या है? 5,
5। अब यहाँ पे देखिए कट जा रहा है, क्या कट रहा है, 5 का भाग 25 में कितने बार जा रहा है, 5 बार। चलिए यहाँ पे 5 बार जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा आपके बी स्क्वायर बराबर आपके क्या बचा 5c²। तो ये 5c²। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपको क्या करना है, ये समीकरण पूरा मैं क्या पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखिएगा क्या समीकरण बचा है, b² बराबर 5c। यहाँ पे लिख देता हूं b² बराबर 5c²। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस 5 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लगाना है, प्रमेय। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है प्रमेय 1.3 से। ये कौन से लिखा हमने, क्यों लिखा, a² 5 से विभाज्य। यहाँ पे प्रमेय आपके था, उसमें कहा गया कि a² 5 से विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाज्य होगा। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। तो यहाँ पे आपको प्रमेय लगाना है 1.3। इसके लिए 5 को इधर क्या करना है, पक्षांतर करना है और प्रमेय के रूप में बनाना है। तो यहाँ पे बनाते हैं प्रमेय के रूप में, b² बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा c²। यह आपके इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिएगा वापस से आपके क्या बन रहा है, प्रमेय 1.3 यहाँ पे लागू हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, नीचे 5 है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रमेय 1.3 से। 1.3 क्या कहता है, b² 5 से विभाज्य है। b² किससे, 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य है। अब ध्यान से समझिएगा, यह आपके हो गया कथन नंबर बी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, मैंने आपको यहाँ पे कहा था ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सहभाज्य संख्या का मतलब है जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, और दूसरी शर्त थी इसमें किसी भी दूसरी संख्या का दोनों संख्याओं में पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कथन नंबर 1 और कथन नंबर बी आपको दिए हुए, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो कथन नंबर ए में किसका भाग जा रहा है, यहाँ पे ए भी 5 से विभाज्य, यानी ए में भी 5 का भाग जा रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो बी में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने तो माना था कि भाई सहभाज्य संख्या है, लेकिन ये तो सहभाज्य संख्या निकली ही नहीं। जिस प्रकार से हमने माना था कि वो लड़का है, लेकिन वो तो लड़की निकल गई, इसका मतलब हमारी बात गलत थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी गलत हो रहा है। हमने तो माना था कि भाई सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे तो क्या निकल रहा है, सहभाज्य संख्या है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना था √5 क्या है, परिमेय संख्या, वो गलत है। तो √5 क्या है, परिमेय संख्या है। यही आपको समझना था यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरा लैंग्वेज लिखते हैं ताकि आपको बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हो। हम इसे भाषा के रूप में लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसको अलग कर देता हूँ, यहाँ से अलग कर देता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे आपको लिखना है कथन ए और बी में 5 का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, इसलिए 5 का भाग जा रहा है, इसलिए ए बट्टा बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो √5 भी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने माना था कि ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कथन नंबर 1 और बी से कि ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है। तो इसलिए क्या होगा, √5 भी आपके क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो फिर √5 क्या है, √5 आपके अपरिमेय। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको दोबारा से सरल तरीके से मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि प्रश्न पहले से बड़ा हो चुका है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको परिमेय संख्या मानना है। कौन सी विधि से, विरोधोक्त विधि से। उसके बाद में हमने ए और बी को क्या माना है, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या, और उसके बाद में इसका क्या किया है, वर्ग किया। तीसरा नंबर क्या किया, वर्ग करने के बाद में हमने इसको किस फॉर्मेट में लिखा है, प्रमेय 1.3 लागू करने के लिए इस प्रमेय के रूप में लिखा है, ताकि हम ये बता सके। उसके बाद में हमने क्या किया है, ए का मान था, वो ए का मान समीकरण 1 में रखा है, और उसके बाद में यहाँ पे भी क्या बन गया,
प्रमेय 1.3 को लागू करने के लिए इसको भी प्रमेय 1.3 के फॉर्मेट में बदला है, और उसके बाद में यहाँ पे प्रमेय 1.3 लगाया, उसके बाद में यहाँ पे बात लिखी है, और उसके बाद में ये कथन लिखा है। तो यहाँ पे हमने कथन लिखा है a और b में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए a और b सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए √5 भी आपके क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर √5 क्या है, आपके अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने वहां पे भी माना था कि वहां पे हमने तो माना था कि लड़का है, लेकिन वो क्या निकली थी, लड़की निकली थी। इस कारण वहां पे क्या विरोधाभास की स्थिति हुई थी, इसलिए यहाँ पे भी विरोधाभास की स्थिति हो रही है। हमने तो √5 को परिमेय संख्या माना, लेकिन यहाँ पे तो परिमेय संख्या ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा प्रश्न समझ में आया होगा, और अभी तक भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, जल्दी से जुड़ जाइएगा। वहां पर कोई भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे, साथ ही इस पूरी प्रश्नावली के आपको नोट्स भी मैं आपको व्हाट्सएप पर देने वाला हूं। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।